कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इतिहास को कैसे समझें, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसके बारे में, और मैंने उसमें बताया था आपको कि हम एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम इतिहास के बारे में और उसके संबंधित सभी तथ्य है उसमें हम कवर करेंगे। तो उसी संबंधित एक वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, इतिहास का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आज कुछ बोर्ड पे दिखाया है इसके बारे में, और इसे मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनडिस्प्यूटेड इंडियन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास को कैसे समझें। इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें इतिहास को तोड़ तोड़ के पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप तोड़ तोड़ के इसको नहीं पढ़ोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, हमें रिलेट करके पढ़ना होगा कि एक क्षेत्र में उस समय क्या घटनाएं घट रही थी और दूसरे क्षेत्र में उस समय क्या हो रहा था। तो उसे संबंधित हम एक मॉड्यूल हमने तैयार किया है छोटा सा, जिसमें एक टुकड़े इतिहास के किए गए हैं। इतिहास को टुकड़ों में पढ़ने का एक तरीका बताया गया है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको किस पार्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो इन टॉपिक से संबंधित पहले से ही पड़ी हुई है। तो आप डायरेक्ट जाके उसी जो टॉपिक है उसी टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास को 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का आज के समय में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में ज़्यादा स्कोप नहीं है, वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली जो फोकस हमारा है वो है आधुनिक इतिहास के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिछला इतिहास ना पढ़ें, हमें वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। तो हमारा इतिहास 3 तरीके से हमें बताया जाता है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल। इस काल में हमारे पास ना तो कोई लिखित में तथ्य है, सिर्फ हमें कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं, जो स्थल थे उस समय के, उनसे जो बरामद हुई है, सिर्फ उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस काल में ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद आगे आदिऐतिहासिक काल। इसको आदिऐतिहासिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो लिपि जो मिली है, जो लिखाई जो मिली है, कुछ चित्रों के माध्यम से मिली है, कुछ कोड वर्ड है, कुछ तो उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि वो वास्तव में लिखा क्या है। लेकिन हाँ, उस समय ये संभव था कि लिखने की जो प्रचलन था वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसे लोग अभी डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो उसको आगे ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर आता है ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें हमारे पास लिखित में सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी हमें कुछ लिपियाँ मिली हैं जिनको हम पढ़ पाए हैं, जिनको डिकोड कर लिया गया है, कुछ विदेशी लोगों के द्वारा, कुछ देसी लोगों के द्वारा। तो उनको ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और ऐतिहासिक काल में वो सभी टाइम आ जाता है आज से लेके और लगभग ऋग्वैदिक काल तक का, क्योंकि उस समय लिखना जो था बहुत प्रचलन में आ चुका था और लोग समझ रहे थे कि पढ़ना क्या है, हुआ क्या है वास्तव में। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल में ही कुछ पॉइंट है, जैसे पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल जो स्टोन एज था उससे पहले का जो समय था। उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल ही मेन है हमारे लिए, क्योंकि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का हमारे पास ज़्यादा कुछ डाटा नहीं है। और नवपाषाण काल में ही हमने आग की खोज की, पहिए की खोज की और बहुत सारे तांबे की खोज की। तो ये सभी हमें नवपाषाण काल से मिले हैं। तो इस टॉपिक को, नवपाषाण काल को अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ से आपको पूरा का पूरा इसका डाटा मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आती है हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता। यहाँ से कुछ स्थल मिले हैं जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक और इधर पाकिस्तान से लेके आलमगीर मेरठ तक। तो इनके बीच का जो इलाका था वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु नदी, इंडस रिवर वैली जिसको बोलते हैं, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। और इसमें लोग बहुत एडवांस थे, क्योंकि इन्होंने एक तथ्य मिला है कि इन लोगों ने सिंधु नदी पे एक बांध बनाया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने यहाँ मतलब जो पानी की निकासी थी, अच्छे व्यवस्थित घर थे, सब कुछ मतलब इनके यहाँ मौजूद था। बड़े बड़े स्नानागार थे, अन्न घर थे,
बड़े लोग थोड़ा ऊंचा रहते थे, निम्न लोग नीचे रहते थे। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं खुदाई में, और कुछ लिखित में प्रमाण भी थोड़े से मिले हैं, बाकी तो हम नहीं समझ पाए। उसके बाद ऋग्वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल की जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक लगभग है। इसमें हमारे वेदों का आविष्कार हुआ, वेदों के लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए ऋग्वैदिक काल में। बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हमारे, उन्होंने हमारी सभ्यता को बताया। अब इसी क्रम में आ जाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद का जस्ट काल जो होता है उत्तर वैदिक काल बोलते हैं उसको। तो उसमें कुछ घटनाएं घटी। उसके बाद हमारे यहाँ 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय होने के बाद यहाँ से फिर वास्तव में प्रशासन शुरू होता है, और यहाँ पे कुछ राजा, कुछ सम्राट जो थे वो अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, और उसको साम्राज्यवाद, विस्तारवाद में लग जाते हैं। उसके बाद 16 महाजनपदों के बनने के बाद जो सबसे पहले जो एक वंश, ब्राह्मण वंश था, उसको हर्यक वंश बोलते हैं, जिसको बिंदुसार ने स्थापित किया था। आगे उसका लड़का हुआ फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। और ये इसका काल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश का जो काल है वो 412 से लेकर 345 तक आता है। शिशुनाग इसका संस्थापक था, और इसने हर्यक वंश के आखिरी जो राजा था नागदशक, उसको मार के सत्ता स्थापित की थी। उसके बाद नंदवंश आता है। नंदवंश की जो काल है वो 345 ईस्वी से लेकर 321 ईस्वी तक था। महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी, और इसके जो आखिरी जो राजा थे, आखिरी जो सम्राट थे, वो थे घनानंद। अब उसके बाद घनानंद और कौटिल्य के बीच में कुछ वार्तालाप होता है, कुछ विवाद होता है, और उसी बात को लेके कौटिल्य चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य वंश जिसका काल 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और आगे उसके वंशज जो थे उन्होंने इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया। उसके बाद मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच में बहुत छोटे छोटे वंश आए, और उसके बाद उनका कोई ज़्यादा खास जिक्र नहीं। अगर आप पढ़ना चाहें तो मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच के वंश जो थे उनके बारे में आपको गूगल पे मिल जाएगा, और आपके पास जो बुक्स हैं वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। मैं यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूँ, सब कुछ लिखना मेरे लिए यहाँ पे संभव नहीं था। उसके बाद गुप्त वंश आता है। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की। उसके बाद इसके भी राजा, महान राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद गुप्त वंश की जो टाइम पीरियड था वो 240 ईस्वी था। अब ईसा पूर्व का समय खत्म होकर ईस्वी में आ गए थे। 240 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। लगभग 300 साल इन्होंने राज किया। उसके बाद वर्धन वंश, हर्षवर्धन उसका प्रतापी राजा था। 6वीं और 7वीं शताब्दी में इनका वर्चस्व था। उसके बाद अरबों का आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। यहाँ से हमारा लगभग मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है, और अरबों का आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसके फॉलोअर्स मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गोरी का गुलाम था, गोरी आया बीच में, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ उसके साथ में जयचंद की मदद से। तो ये सभी चीज़ें अरबों के आक्रमण के बाद फिर सल्तनत काल स्थापित होते हैं। मोहम्मद गोरी जब यहाँ से जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपना पूरा साम्राज्य दे के वापस चला जाता है ईरान, और यहाँ पे फिर सल्तनत काल का उदय होता है। 1012 से लेकर 1526 ईस्वी तक का काल माना जाता है। 5 महत्वपूर्ण सल्तनत काल में सल्तनत रही हैं। सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश का नाम इसलिए गुलाम है क्योंकि वो गोरी का गुलाम था, और उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो ही गुलाम वंश के स्थापक, वो सम्राट कहलाए। उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश 1412 से 1410 से लेकर 1430 तक, लगभग बहुत कम टाइम पीरियड के लिए 50 तक वो चला था। उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आखिरी था। लोधी वंश का आखिरी राजा इब्राहिम लोधी, जिसको पानीपत के युद्ध में बाबर ने हरा दिया था, और हराने के बाद वहाँ से मुगलों की सत्ता स्थापित होती है। 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक
अकबर ने राज किया। उसके बाद 1530 से 1556 तक हुमायूं ने राज किया। बीच में शेर शाह सूरी का जिक्र आता है इसमें, 1540 से लेकर 1555 तक का शेर शाह सूरी का एक अलग से टाइम पीरियड है। वो हुमायूं के साथ लड़ा और उसने उसका राज छीन लिया। हुमायूं उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहा, लेकिन बाद में 1955 में उसने वापस शेर शाह सूरी के मरने के बाद उसको हराया, उसके उत्तराधिकारी को हराया और अपना राज्य दोबारा पा लिया और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। 1556 के बाद 1556 से लेके 1606 तक अकबर ने राज किया। 1628 तक जहांगीर ने राज किया। 1628 से 1656 तक 58 तक शाहजहां ने राज किया। उसके बाद उसका बेटा आता है औरंगजेब, जिसने 1656 से 1707 तक का टाइम पीरियड उसका माना जाता है। उसके बाद यहाँ से मुगल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाने के बाद आगे जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुए हैं उनमें आपस में ही झगड़े रहे बहुत ज़्यादा, और वो अपना इतना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पाए जितना औरंगजेब के काल तक था। उसके बाद इसी काल को हम उत्तर मुगल काल कहते हैं। यहाँ पे 5-6 राजा हुए हैं। सबसे पहला जो राजा था वो था बहादुर शाह प्रथम। उसी के क्रम में आ गया फर्रुखसियार हुआ, नसरुद्दीन मोहम्मद हुआ, जिसको रंगीला राजा कहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला सॉरी। बीच में कुछ अली बंधुओं की मदद से 2 व्यक्ति और आए थे, सैयद बंधु। उसके बाद इसमें लास्ट में जो था बहादुर शाह जफर जो द्वितीय, जो 1857-58 तक की लड़ाई में उसका योगदान था, और उसके बाद 1880-70 के लगभग उसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ तक मध्यकालीन भारत होता है। यहाँ तक उत्तर मुगल काल तक आपसे बहुत ही कम क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हमारे जो एग्जाम सेट करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि लोगों को आधुनिक भारत के बारे में जानकारी हो, ना कि ओल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857, जिसके बारे में मैंने बात की है कि हम 1857 के बाद जो भारत में घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। उनके ऊपर हम हर 10 साल के पीरियड पे एक वीडियो बनाएंगे। 1857 से लेके 1870 तक की, एक 80 तक की एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद अलग अलग टुकड़ों में, कई पार्ट में आज तक का इतिहास जो भी है वो सब उसमें बताया जाएगा। उसके बाद गांधी युग स्टार्ट होता है। गांधी की जो आपको पता ही है 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका जाने के बाद फिर वो 1915 में फिर वो वापस आते हैं इंडिया में, और वहाँ पर आने के बाद बहुत सारे आंदोलन करते हैं। 1948 में उनकी मृत्यु होती है। इसी के क्रम में जो घटनाएं गांधी जी के काल में घटी थी वो सभी गांधी युग के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अब यहाँ तक 1947 में हमें स्वतंत्रता मिल जाती है, लेकिन इसी बीच में कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, जैसे कि चंपारण का विद्रोह, सत्याग्रह, सविज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध हुआ। बहुत सारे विद्रोह ऐसे थे, भारत छोड़ो आंदोलन जो बाद में 1942 में चला। उसके बाद गो बैक क्रिप्स मिशन आया था, उसको वापस कर दिया गया था। विद्रोह बहुत हुए हैं 1947 तक, बहुत विद्रोह हुए हैं। तो उनके बारे में हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे, मोपला विद्रोह क्लास। उसके बाद 1947 में भारत की स्वाधीनता के बाद भी हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन उनके बारे में हमारी किसी भी हिस्ट्री की बुक में ज़्यादा तथ्य नहीं मिलते हैं। सिर्फ हमारी जो हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हैं जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ 1947 भारत आज़ाद, उसके बाद खत्म। लेकिन उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा क्या था, हैदराबाद का मुद्दा क्या था, जौनपुर का मुद्दा क्या था। उसके बाद हमारे यहाँ इलेक्शंस कैसे हुए, कौन उनके अंदर चुने गए थे लोग, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो भारत की स्वाधीनता के अंदर जिन्होंने योगदान दिया था, और उसके बाद उन लोगों ने किस तरीके से भारत की संविधान सभा में अपना योगदान दिया, संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे, और इसी संबंध में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम याद नहीं कर पाते हैं। उनको सभी को टॉपिक बाय टॉपिक, नेम बाय नेम याद करेंगे। उनसे जुड़े सभी तथ्य आपके सामने लाए जाएंगे। अभी ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। जो स्टूडेंट जो वास्तव में पढ़ाई को लेकर सीरियस है और वो हिस्ट्री से डरते हैं, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है।
हिस्ट्री को आप इस क्रम में पढ़िएगा। हिस्ट्री को पढ़ने का ये क्रम है, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप हिस्ट्री को बहुत जल्दी समझ पाओगे। इसी के साथ में हम एक वीडियो बनाएंगे कि जब हमारे यहाँ मुगल काल चल रहा था तो उस समय साउथ में, दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, कौन कौन से राजवंश थे, उन्होंने क्या किया। उसी के साथ में हम एक क्लास, स्पेशल क्लास लेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हमारे यहाँ घटनाएं घट रही थी तो वर्ल्ड में क्या होता था। रूस की क्रांति के बारे में, इंग्लैंड की क्रांति के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में, अमेरिका का स्वाधीनता आंदोलन, ये सभी बातें करेंगे। एक अलग से इसके लिए क्लास ली जाएगी जब ये हमारा पूरा का पूरा हम कवर कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो अभी हिस्ट्री के नींव से स्टार्ट कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे इसको याद करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे हम डेट याद कर पाएंगे। तो कुछ नहीं है, आप इसको लिंक करके एक दूसरे से आप याद करोगे तो आपको डेट भी, ईयर भी सब याद होगा। बाइज्जत आपको जो व्यक्ति उस समय में हुए हैं उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होगी अगर आप इस क्रम से पढ़ेंगे। और मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी वो पार्ट में डिवाइड होंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके। उनको अगर आप देख लेते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी इतिहास से डरेंगे नहीं। तो मैं, शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और सभी लोग मिल इसको फॉलो करें। कुछ यूट्यूबर जो हैं वो अलग से इतिहास के बारे में बनाते हैं वीडियो, लेकिन वो करते क्या हैं कि वो एक मतलब कहीं से उठाते हैं और कहीं पे रख देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको पूरा सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे कि किस टाइम में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें, यही मेरी आपसे विनती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।